नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं केदार भवन में मौजूद हूं और हमारे साथ वार्ड सचिव के कई अधिकारी बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या आगे का एजेंडा है और वकील से क्या बात किए हैं, वकील इस मुद्दे पे कितना तैयारी कर चुके हैं और किन मंत्री और अधिकारी से मिले हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम वो हरिदेव ठाकुर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बिहार के सचिव हुए और मैं इसका जैसे नेतृत्व करता हूं। और वार्ड सचिवों का सबसे पहले तो 27 की जो घटना है उसका हम लोग निंदा किए हैं और साथ ही साथ उसके प्रतिशोध में हम लोगों ने 28 को जो नगर पंचायती राज मंत्री है उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया और हम लोगों ने मांग किया कि जो अवैध और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और जो घायल है उनको समुचित व्यवस्था की जाए इलाज की। साथ ही साथ हम लोगों ने ये मांग किया कि नियमावली के तहत वह सरकार खुल्लम खुला उल्लंघन कर रही है, उसको नियमावली के तहत जो है जिस तरह चयन किया गया था आंगनबाड़ी आशा और उसी तरह वार्ड सचिव है उनको चयन किया गया था, उनको रद्द करने का कोई जो 13 दिसंबर को जो चिट्ठी निकाली गई है उसमें वैसा कुछ नहीं था। लेकिन ये चिट्ठी में जो है ये स्पष्ट कर दिया कि नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन किया जाए। तो इसको हम लोगों ने कहा कि इसको रद्द कीजिए, मानने को तैयार नहीं है। अभी फिर बाद में हम लोग 5 को मीटिंग करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से और यही फिलहाल अभी हमारी तैयारी है। सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद परिचय देते हुए वकील से आपकी क्या बात हुई और किन शर्तों पे वो जज साहब से अपनी बात को रखेंगे। मेरा नाम गजनफर नवाब है। मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ। ये जो वार्ड सभा सचिवों का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन और उनकी मांग न्यायोचित है। उनका चयन नियमावली 2017 के अंतर्गत वार्ड सभा के द्वारा की गई। उक्त नियमावली में वार्ड सभा सचिवों का न काल की अवधि का उल्लेख है और न उनको हटाए जाने का उल्लेख है और न ही पुनः पंचायत निर्वाचन के बाद उनको चयन किए जाने का उस नियमावली में उल्लेख है। अब सरकार ने यह जो 13 दिसंबर को चिट्ठी निर्गत की है उसमें उन्होंने जिलाधिकारी को और दूसरे संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वार्ड सभा सचिव और प्रबंध समिति दोनों का फिर से 15 जनवरी 2022 के पूर्व चयन किया जाए और उसमें एक टेक्निकल बात या अपने मन की बात को जोड़ा गया है जो है अंतर्निहित व्याख्या या प्रावधान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अंतर्निहित प्रावधान, तो अंतर्निहित तो हर आदमी का अंतर्निहित तो अलग अलग होगा। हमारा अलग होगा कि हम लगातार काम, मजदूरों का होगा कि काम करें, दूसरा होगा कि साहब हटा दें, निर्वाचित अभी वार्ड सचिव का होगा कि हम बदल करके किसी नए आदमी को रख लें। तो ये अंतर्निहित प्रावधान की बात जो उस पत्र में जोड़ी गई है वो नियमावली 2017 के ठीक विपरीत है। ये नहीं होना चाहिए था और सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। दूसरा है, सरकार ये मानती है कि बिना परिश्रम के और बिना वेतन के काम लेना
न्याय सर्गिक न्याय के खिलाफ है, सरकार ने माना है। और फिर भी इनसे बिना वेतन और मजदूरी के ये काम सरकार ले रही है पिछले दिनों, और आगे भी मजदूरी देने का कोई प्रावधान नहीं बनाया, मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं बनाया है। तो ये सरकार आगे भी इसी नीति पर चलेगी जो नैसर्गिक न्याय का विरोध में होगा। हमारी समझ है कि ये नैसर्गिक न्याय का ही मामला नहीं है, बल्कि बिना मजदूरी के काम लेना संविधान और बहुत सारे न्यायालयों का या श्रम कानूनों के ये खिलाफ है कि बगैर मजदूरी के काम लिया जाए। ये नैसर्गिक न्याय संविधान और कानून के ठीक विपरीत में है और ये सरकार कर रही है। इसलिए इनकी मांगे, इनका आंदोलन सही है। हम तमाम लोग आगे इसके लिए कटिबद्ध हैं। न्यायालय में भी मामला पहले भी चला था और न्यायालय ने के आदेश पर ही ये कमिटी या सरकार ने पहल करके इन लोगों को बुलाया था और उसने कबूला कि हम नैसर्गिक न्याय के खिलाफ कर रहे हैं, इस बात को उसने तस्लीम किया। अब आगे की लड़ाई विकट लड़ाई है। मेरा एक बात और कहना है कि जब आप 1,14,000 की बहाली कर रहे थे, उस समय सरकार के कई मंत्रियों ने और कई पदाधिकारियों ने यह दावा किया कि बिहार 1,14,000 लोगों को नौकरी दे रही है, रोज़गार दे रही है। तो ये कैसा रोज़गार है कि जिसमें वेतन मिले ही नहीं, इसको रोज़गार कहा जाएगा? और ये कैसा रोज़गार है कि जिसमें हर कुछ दिन के बाद इनको हटा दिया जाए, फिर नए लोगों को कहा जाए कि हम 1,14,000 को रोज़गार दे रहे हैं? तो ये बातें हैं। तो इसलिए इनका सारा पक्ष कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से गलत है और ये मामला जो अदालत में चल रहा है, अदालत में जाएंगे। वकील और दूसरे तमाम लोगों का कहना है कि ये वहाँ सरकार अपने बचाव में नहीं टिक सकती है और ये वहाँ हार जाएगी। इसलिए हमारी लड़ाई न्यायालय में भी होगी और हमारी लड़ाई सड़कों पर भी होगी। दो तरफा लड़ेंगे और पंचायत सभा के सचिवों को उनका हक दिलाने के लिए AITC बिहार से जितना भी संभव होगा, मुमकिन होगा, उनके कंधे से कंधे मिला करके हम लड़ेंगे और उनका हक दिलाने की बात करेंगे। जी धन्यवाद। सर आपसे वही सवाल है, पहले अपना परिचय देते हुए, कई मंत्रियों से मिला, क्या वहाँ से आश्वासन आया, कोई लेटर मिला या फिर कोई प्राप्ति मिला वहाँ से, कोई रिसीविंग? इस पर क्या कहेंगे? अजय कुमार, अध्यक्ष बिहार राज्य कमेटी AITC। मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार बेरोजगारों के साथ एक क्रूर मजाक कर रही है। बेरोजगारी का लाभ उठा के बेरोजगार नवयुवकों के छल रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी मंत्री से, चूँकि हम लड़ रहे हैं तो मंत्री से बात करेंगे ही, लेकिन किसी भी मंत्री से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। एक जो डपोर संखी देखेंगे, जो एक सहानुभूति जो होता है वो व्यक्त लोगों ने किया है, लेकिन कोई कारगर आश्वासन मंत्रियों से नहीं मिला है। सबसे बड़ी सवाल है कि भारतीय संविधान में सबों को समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, सबों को सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। यह कैसी नियुक्ति 2017 में जो नियमावली बनी, तो वार्ड सचिवों की नियुक्ति का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया गया। उन्हें वित्तीय अधिकार भी दिया गया, चेक काटने का भी अधिकार दिया गया।
लेकिन उनके लिए मानदेय नहीं निर्धारित किया गया और बिना नियमावली में जिक्र किए हुए इस पंचायत अभी वर्तमान पंचायत चुनाव जो संपन्न हुआ है उसके बाद सरकार ने 13 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके इन सबों को बेरोजगार बना दिया, जो घोर मानवता विरोधी है, बेरोजगारों के साथ अन्याय है और सरकार अपने ही काम को जो आज समाप्त कर रही है। जो 2017 में इन्होंने बड़े जोर से दावा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, फिर ये करेंगे और फिर अगले 5 साल के बाद इतने 1,14,000 को ये छलेंगे। इसलिए सरकार इस छलावा और ठगने की नीति से बाज आवे और इन सबों को नियमित मानदेय तय करें, पारिश्रमिक तय करें और इनकी सेवा को बरकरार रखें, अन्यथा AITUC बिहार राज्य कमेटी इनके हर आंदोलन में चाहे न्यायालय हो चाहे सड़क हो साथ है, साथ देगी। हाँ, ऐसे ही सवाल कर लेते हैं। सर, आप लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दरवाजे पे गए, दोनों के आवास पे गए, क्या आश्वासन मिला और क्या लिखित जवाब मिला? ऐसा कल हम लोग गए थे पंचायती राज मंत्री से मिलने के लिए। पंचायती राज मंत्री से मिलने के लिए 8 बजे बुलाया गया था। हम लोग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहे। फिर एकाएक उनके कार्यालय से आया कि वो निकल गया है, यहाँ नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर गए, वो भी वहाँ बैठाए कि मिलते हैं। और 12 बजे वो सिर्फ कागज़ लिया, कागज़ लेने में बोले कि प्रवक्ता से बात करके चले जाइएगा, हम फिर शाम को आते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के हम मिलने के लिए हम लोग पहुँचे तो उस दिन दिल्ली से आए थे, बोले 4:30 बजे मिलेंगे। फिर हम लोग को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो हम लोग यहाँ गए। अब 1 जनवरी के बाद हम लोग मिले, प्रयास करेंगे पंचायती राज मंत्री से या मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी से, क्योंकि यह कैबिनेट के बिना होगा नहीं। और अभी कहीं कहीं बिहार के कई जिला में चुनाव भी मुखिया के द्वारा हो रहा है। ये वार्ड सचिवों में एक दहशत है कि अगर चुनाव हो जाएगा तो मेरा लड़ाई के क्या होगा, तरह तरह के उसके अंदर में भय है। सरकार 27 दिसंबर को जो लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज के बाद वार्ड सचिव में भय हुआ और अब जो है अपील कई बार किए हम प्रेस वार्ता करके कि सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, वार्ता के लिए वार्ड सचिव के स्टूडेंट को बुलाना चाहिए और बातचीत के द्वारा रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अभी तक उस दिन भी 27 तारीख को मजबूरन भाजपा कार्यालय के सामने धरना दिया था। उन्होंने 29 नवंबर से लगातार जो है धरना पर गर्दनी में बैठा हुआ था। सरकार के संवाद अगर होता, संवाद के लिए बुलाया जाता, कोई रास्ता निकाला जाता तो 27 तारीख के लोग धरना पर नहीं बैठता। 27 तारीख को बैठ भी गया था तो उन लोगों को संवाद करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए था। लेकिन सरकार तो यहाँ अहंकार में है, ईगो में है। अरे बिहार के भविष्य को देखते हुए 7 निश्चय योजना को जितना वो सफल पूर्वक ईमानदारी से काम किया और बिना पैसा के 7 निश्चय योजना में वो वार्ड सचिव की भूमिका है, मुख्यमंत्री और पंचायती राज के मंत्री की भूमिका नहीं है। लेकिन अखबार में ले रहे हैं 7 निश्चय योजना का सरकार टपा रहा है बिना मजदूरी वाले वार्ड सचिव को, और पंचायती राज मंत्री के लाखों रुपया महीना मिलता है, अब वार्ड सचिव को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ऐसे स्थिति में अगर बहाल कीजिएगा तो भ्रष्टाचार पनपेगा, क्योंकि अगर मानदेय नहीं दीजिएगा तो चुपचारी करेगा उन लोग। तो इस सरकार किसी विभाग में जो लाया जा रहा है बिना मानदेय का, बिना उसका श्रम कानून का कोई उसका प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में पूरे बिहार में अराजक स्थिति हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री को अभी भी वक्त है कि नए साल में इन लोगों का नए खुशखबरी दे, वार्ड सचिव से वार्ता करके नया नियमावली संशोधन करके जो है उस सेवा को पुनः बहाल रखे। हम फिर एटक से अपील करते हैं बिहार सरकार को कि पंचायती राज मंत्री को अहंकार को छोड़ के वार्ड सचिव के स्टूडेंट को बुलाना चाहिए और बात करना चाहिए, बात करके रास्ता निकालना चाहिए। बिहार एटक के सचिव कौशल कुमार वर्मा।
सर एक सवाल और आपसे है, जो आपके साथी जेल में हैं और कुछ लोग बीमार भी हैं, हॉस्पिटल में पीएमसीएच में भी भर्ती हैं, उसके लिए वार्ड सचिव को अधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वार्ड सचिव के देखने के लिए पीएमसीएच में गए थे। कल भी हम लोग प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग की कि बिना शर्त रिहा किया जाए। उसके खिलाफ हम लोग जो है 5 तारीख के फिर पूरे बिहार में पुतला दहन किया जाएगा पंचायती राज मंत्री को। वो बिना शर्त रिहा की डिमांड जोड़े हुए हैं। घायल है उसके इलाज की व्यवस्था करे सरकार। और जो वार्ड सचिव के बहुत तरह के जो है उसको प्रताड़ना किया गया है, इतने नहीं, उसमें महिला लोग के एक महिला रो रही थी कि मुझे मंगलसूत्र 8,500 का छीननी है। जिस तरह से गैर मानवीय व्यवहार 27 तारीख को देखने को मिला, तो उस समय लगा कि यह सरकार लोकतांत्रिक नहीं, अंग्रेज से भी ज़्यादा इक्वल और हिटलर के रास्ते पर चल गया है। और जिस तरह से महिलाओं के साथ जो किया, हम यही चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इसके बीच में मध्यस्थता करे और बिना शर्त, क्योंकि उसका ही गलती नहीं है। यहाँ तो कार्रवाई पटना का डीएम पर होना चाहिए था, यहाँ पर कार्रवाई पटना के एसपी पर होना चाहिए था, कि उसके लापरवाही के चलते लाठीचार्ज हुआ। बिहार सरकार के प्रशासन फैल रहा है, वो अगर चाहता तो संभाल सकता था। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर पंचायती राज मंत्री पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसके लिए लाठीचार्ज का अगर जिम्मेवार कोई है तो पंचायती राज मंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है या कार्यपालन निदेशक जिम्मेवार है, जिन्होंने लेटर निकाल के या अशांत कर दिया। और अभी तक अशांत है। अभी भी वक्त है कि दोनों के बीच में मध्यस्थता करके रास्ता निकले। हमें बिहार एटेक से फिर अपील चाहते हैं कि नए साल में शिष्टमंडल को बुलाकर वार्ता करें और कैबिनेट से नए निर्णय लेके सेवा को बहाल रखें। और एटेक इसके लड़ाई के हर कदम में 29 तारीख से देखे होंगे कि हम लगातार वहाँ हैं। इधर हरदेव जी भी, हमारे नवाब साहब भी उन नियमावली को अध्ययन करके, उसी नियमावली का अध्ययन करके हम लोग पंचायती राज मंत्री को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, कार्यालय में निदेशक को दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। और 28 तारीख को हम लोग पुतला भी जलाए थे एटेक के बैनर तले। वो 28 को देखे होंगे। 27 की घटना के बाद किसी ट्रेड का, किसी विपक्ष का नेता का बयान या इसके पक्ष में खड़ा होने का कोई ना आया। धरना में बहुत से लोग नेता गए, कांग्रेस के भी गए, दूसरे भी गए, लेकिन घटना के बाद जो होना चाहिए फिजिकल रूप से धरना, इसके खिलाफ आंदोलन करना या समर्थन करना नहीं। लेकिन एटेक कम से कम। एक सवाल और, जिस तरीके से पप्पू यादव ने, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कहा था कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं, हमारे समर्थन भी रहेगा, हमारे लोग भी रहेंगे, लेकिन उस दिन जाप का ना तो कोई कार्यकर्ता दिखा ना तो कोई नेता दिखा। इस पर हम नहीं बोलेंगे। किसी दूसरे दल के बारे में बोलना हमको ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उनके प्रवक्ता जाने या पप्पू यादव समझें। हमारे लोग लगे हुए हैं हमारी पार्टी के पप्पू यादव यहाँ तक कहे थे, आप नहीं बोलना चाह रहे, अलग बात है। सर आप बोलिए, बोलेंगे क्या? पप्पू यादव कहे थे कि हम आप लोगों के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे और हमारे समर्थक भी आपके साथ रहेंगे, हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, लेकिन सड़क पे दिखे नहीं। देखिए, वो एक राजनीतिक दल है, यह लड़ाई मजदूरों की है। इस लड़ाई को बखूबी मजदूर संगठन ही लड़ सकता है, और मजदूर संगठन ही मजदूरों के प्रति गंभीर और संवेदनशील होता है। पॉलिटिकल लीडर भीड़ को देख के उस भीड़ में अपने पैठ बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी कोई बहुत गंभीरता रहती नहीं है। हमको इतना ही कहना है कि कोई भी लड़ाई कोई संगठित ट्रेड यूनियन ही कर सकती है और उसको अंजाम पहुंचा सकती है। इस तरह के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अवसर के ताक में रहते हैं और अपना जो उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो कंसिस्टेंटली, मैंने लगातार लड़ाई नहीं लड़ सकते। लगातार लड़ाई कोई भी ट्रेड यूनियन ही लड़ सकती है। AITUC इस देश की सबसे पुरानी मजदूर संगठन है, जो अंग्रेज़ के समय में बना था और इसके पास लंबे संघर्ष के अनुभव हैं। और AITUC ने इस मामला को टेकअप किया है और हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।